जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हमारा मध्य प्रदेश में। तो दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं बुंदेली रियासत के बारे में। तो आज दोस्तों बात करें बुंदेली रियासत की। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करें कि बुंदेलाओं को किसका वंशज माना जाता है। तो दोस्तों बुंदेलाओं को जो है अयोध्या के सूर्यवंशीय क्षत्रिय राजा रामचंद्र के पुत्र लव का वंशज माना जाता है। इसके पश्चात हम बात करें दोस्तों कि बुंदेलाओं का आदिपुरुष किसे कहा जाता है। तो दोस्तों पंचम सिंह बुंदेला को जो है बुंदेलाओं का आदिपुरुष कहा जाता है। अब इसके पश्चात हम बात करें दोस्तों कि बुंदेलखंड में किस बुंदेला ने अपने राज्य की स्थापना की थी। तो दोस्तों इसी पंचम सिंह बुंदेला के पुत्र वीर बुंदेला ने 13वीं शताब्दी के आसपास उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में पाहुज नदी के तट पर स्थित मऊ महोनी को अपनी राजधानी बनाकर बुंदेलखंड में अपने राज्य की स्थापना की थी। चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि कैसे इनको बुंदेला कहा जाने लगा। तो दोस्तों क्या होता है कि कालांतर में जब ये बुंदेला विंध्य पर्वतमाला के क्षेत्र में आकर बस जाते हैं, तो दोस्तों विंध्य पर्वतमाला के क्षेत्र में आकर बस जाने के कारण इन्हें विंध्येला कहा जाने लगा। और दोस्तों यही विंध्येला शब्द आगे जाकर कुछ समय पश्चात धीरे धीरे बुंदेला में परिवर्तित हो गया। तो दोस्तों इस प्रकार जो है इन्हें बुंदेला कहा जाने लगा। तो आज दोस्तों देख लेते हैं कि बुंदेलाओं को किसका वंशज माना जाता है। तो दोस्तों बुंदेलाओं को जो है रामचंद्र के पुत्र लव का वंशज माना जाता है। तो यहाँ पर हमने लिख भी दिया है दोस्तों कि बुंदेला मुख्यतः सूर्यवंशीय क्षत्रिय अयोध्या के राजा रामचंद्र के पुत्र लव के वंशज माने जाते हैं। चलिए इसके पश्चात हम बात करें दोस्तों कि इस बुंदेलाओं का आदिपुरुष किसे कहा जाता है। तो दोस्तों बुंदेलाओं का आदिपुरुष पंचम सिंह बुंदेला को कहा जाता है। और दोस्तों इसी पंचम सिंह बुंदेला के पुत्र वीर बुंदेला ने जो है मऊ महोनी को अपनी राजधानी बनाकर बुंदेलखंड में अपने राज्य की स्थापना की थी। तो आज दोस्तों देख लेते हैं कि इसी वंश के शासक पंचम बुंदेला, जिसे बुंदेलाओं का आदिपुरुष कहा जाता है, के पुत्र वीर बुंदेला ने 13वीं शताब्दी के आसपास पाहुज नदी के तट पर उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में स्थित मऊ महोनी को अपनी राजधानी बनाकर बुंदेलखंड में अपने राज्य की स्थापना की। ठीक, चलिए इसके पश्चात हम बात करें दोस्तों कि कैसे इन्हें बुंदेला कहा जाने लगा। तो दोस्तों कालांतर में बुंदेला विंध्य पर्वतमाला के क्षेत्र में आकर बस गए, इसलिए इन्हें बुंदेला कहा जाने लगा, जो कुछ समय पश्चात बुंदेला में परिवर्तित हो गया। चलिए इसके पश्चात हम बात करें दोस्तों कि बुंदेला शासकों के अधीन कौन कौन सी रियासतें थीं। तो दोस्तों बुंदेला शासकों के अधीन निम्न रियासतें थीं, जैसे कि हम बात करें दोस्तों ओरछा रियासत, पन्ना रियासत, दतिया रियासत, छतरपुर रियासत, जैतपुर रियासत, अजयगढ़ रियासत, चंदेरी बानपुरा रियासत, साहेगढ़ रियासत, विजय राघवगढ़ रियासत, चरखारी रियासत और बिजावर रियासत। इन सभी रियासतों को दोस्तों हम क्रम बाई क्रम पढ़ने वाले हैं बड़े ही अच्छे तरीके से। और दोस्तों आज पढ़ने की शुरुआत करने वाले हैं हम ओरछा रियासत से। तो दोस्तों हम बात करें कि ओरछा रियासत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। तो दोस्तों ओरछा रियासत का वास्तविक संस्थापक रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला को माना जाता है। लेकिन दोस्तों रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला के पहले भी कुछ शासक हुए हैं जिन्होंने इस वंश की नींव रखी है, उनको भी पढ़ना आवश्यक है। तो आइए दोस्तों बात करें हम कि वीर बुंदेला, जिसने मऊ महोनी को अपनी राजधानी बनाकर बुंदेलखंड में अपने राज्य की स्थापना की थी, उसके पौत्र अर्जुन पाल ने क्या किया। तो दोस्तों उसके पौत्र अर्जुन पाल ने बुंदेलों की इस राजधानी मऊ महोनी के आसपास के भूभागों पर कब्जा कर अपने राज्य को दृढ़ता प्रदान की। अब दोस्तों इस अर्जुन पाल के 3 पुत्र थे। तो दोस्तों इसके वे 3 पुत्र कौन थे। तो दोस्तों एक तो था इसका पुत्र वीरपाल, दूसरा पुत्र था सोहनपाल और तीसरा पुत्र था दयापाल। तो दोस्तों क्या होता है कि अर्जुन पाल के निधन के पश्चात इसका ज्येष्ठ पुत्र वीरपाल जो है 1231 ईस्वी में बुंदेलखंड की तत्कालीन राजधानी मऊ महोनी का शासक बना। और दोस्तों इसके शासक बनने के कुछ समय पश्चात 13वीं शताब्दी में ही इसके भाई सोहनपाल ने जो है टीकमगढ़ के समीप स्थित गढ़कुठार को अपनी राजधानी बनाकर बुंदेला राजवंश की नींव रखी। तो दोस्तों इस प्रकार जो है बुंदेला वंश की नींव रखी जाती है, किसके द्वारा, सोहनपाल के द्वारा। और कहाँ पर, तो कहाँ पर दोस्तों, टीकमगढ़ के समीप गढ़कुठार में। तो आज दोस्तों देख लेते हैं कि वीर बुंदेला के पौत्र अर्जुन पाल ने बुंदेलों की इस राजधानी मऊ महोनी के आसपास के भूभागों पर कब्जा करके अपने राज्य को दृढ़ता प्रदान की। अब दोस्तों अर्जुन पाल के 3 पुत्र थे, एक तो था वीरपाल, दूसरा था सोहनपाल, तीसरा था दयापाल। अब दोस्तों 1231 ईस्वी में अर्जुन पाल के निधन के पश्चात उसका बड़ा पुत्र वीरपाल बुंदेलखंड की तत्कालीन राजधानी मऊ महोनी का शासक बना। अब दोस्तों इसके शासक बनने के कुछ समय पश्चात 13वीं शताब्दी में सोहनपाल ने जो है टीकमगढ़ के समीप स्थित गढ़कुठार में बुंदेला राजवंश की नींव रखी। अब दोस्तों सोहनपाल के पश्चात भी कुछ शासक हुए हैं जिनको पढ़ना उतना आवश्यक नहीं है, इसलिए यहाँ पर हमने एक लाइन में लिख दिया है कि सोहनपाल के बाद बुंदेला राजवंश में पृथ्वीदेव, नानकदेव, अर्जुनदेव तथा मलखान सिंह अपना शासन गढ़कुठार से चलाते थे।
अब दोस्तों मलखान सिंह के पश्चात एक महत्वपूर्ण शासक हुआ है रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला, जिसके बारे में विस्तृत रूप में पढ़ना हमें आवश्यक है। तो यहाँ पर हम आइए देख लेते हैं रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला के बारे में, जिसका शासनकाल कब से कब तक था। तो दोस्तों रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला का शासनकाल 1501 ईस्वी से 1531 ईस्वी के मध्य रहा। तो आइए दोस्तों बात करें रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला की। तो दोस्तों बुंदेला रियासत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। तो दोस्तों बुंदेला रियासत का वास्तविक संस्थापक रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला को माना जाता है, जो कि मलखान सिंह का उत्तराधिकारी था। ठीक, इसके पश्चात हम बात करें दोस्तों कि किसके शासनकाल से ओरछा के शासकों का युगारंभ होता है। तो दोस्तों रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला के शासनकाल से ही ओरछा के शासकों का युगारंभ होता है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि बुंदेला रियासत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। तो किसे माना जाता है दोस्तों, रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला को माना जाता है। ठीक, इसके पश्चात हम बात करें दोस्तों कि मलखान सिंह के निधन के बाद रुद्र प्रताप बुंदेला उसका उत्तराधिकारी हुआ था। ठीक, चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि किसके शासनकाल में ओरछा के शासकों का युगारंभ होता है। तो दोस्तों रुद्र प्रताप के साथ ही ओरछा के शासकों का युगारंभ होता है। ठीक, चलिए इसके पश्चात हम बात करें दोस्तों कि रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला किसका समकालीन था। तो दोस्तों रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी व बाबर का समकालीन था। और यहाँ तक कि दोस्तों रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला ने जो है इब्राहिम लोदी और सिकंदर लोदी से युद्ध भी लड़ा था। ठीक, इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला का शासनकाल किस वंश के पतन का और किस वंश के उद्भव का काल था। तो दोस्तों रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला का शासनकाल तत्कालीन लोदी वंश के पतन का एवं मुगल वंश के उद्भव का काल था। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि रुद्र प्रताप सिंह इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी व बाबर का समकालीन था। और दोस्तों रुद्र प्रताप सिंह इब्राहिम लोदी व सिकंदर लोदी दोनों से लड़ा भी था। ठीक, चलिए इसके पश्चात हम बात करें दोस्तों कि रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला का शासनकाल तत्कालीन लोदी वंश के पतन का एवं मुगल वंश के उद्भव का काल था। अर्थात दोस्तों इसके शासनकाल में लोदी वंश का पतन हुआ था और मुगल वंश का उद्भव हुआ था। ठीक, इसके पश्चात हम बात करें दोस्तों कि रुद्र प्रताप सिंह जो था वह बड़ा नीतिज्ञ था। क्यों? क्योंकि दोस्तों ग्वालियर के तोमर नरेशों से इसने जो है मैत्री संधि की थी। इसलिए दोस्तों रुद्र प्रताप सिंह को माना जाता है कि वह एक बड़ा नीतिज्ञ था। ठीक, चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों रुद्र प्रताप सिंह के प्रमुख कार्य और उपलब्धियों की। तो दोस्तों रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला ने जो है बुंदेला राज्य वंश की नवीन राजधानी ओरछा की नींव 3 अप्रैल 1531 ईस्वी को रखी थी। और दोस्तों यहाँ पर हमें यह भी जानना आवश्यक है कि ओरछा को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था। तो दोस्तों ओरछा को इससे पूर्व गंगापुरी के नाम से जाना जाता था। अब यहाँ पर दोस्तों हमें ये भी याद रखना है कि यहाँ पर रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला ने जो है बुंदेला राजवंश की नवीन राजधानी ओरछा की केवल नींव रखी है। अर्थात यहाँ पर ओरछा केवल आंशिक रूप से राजधानी है। वास्तविक राजधानी इसके शासनकाल में कौन है? तो कौन है दोस्तों? गढ़कुठार है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने यह भी बताया है कि महत्वपूर्ण है कि रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला ओरछा व गढ़कुठार दोनों जगह से शासन चलाता था। रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला ने जो है ओरछा को सैनिक छावनी बनाया था, जबकि दोस्तों रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला प्रशासनिक कार्य जो है गढ़कुठार से ही संचालित करता था। अर्थात यहाँ पर वास्तविक रूप में राजधानी क्या थी? तो क्या थी दोस्तों? गढ़कुठार थी। तो आज दोस्तों देख लेते हैं कि रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला राजवंश की नवीन राजधानी रुद्र प्रताप सिंह ने बुंदेला राजवंश की नवीन राजधानी ओरछा की नींव कब रखी? तो कब रखी दोस्तों? 3 अप्रैल 1531 ईस्वी को रखी थी। और दोस्तों ओरछा पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों ओरछा पूर्व में गंगापुरी के नाम से जाना जाता था। चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि महत्वपूर्ण है कि रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला ओरछा व गढ़कुठार दोनों जगह से शासन चलाता था। उसने ओरछा को सैनिक छावनी बनाया तथा प्रशासनिक कार्य वह गढ़कुठार से संचालित करता था। ठीक, चलिए इसके पश्चात हम बात करें दोस्तों कि रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला का राज्य कहाँ से कहाँ तक विस्तृत था। तो दोस्तों रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला का राज्य कालिंजर से कालपी तक विस्तृत था। चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि ओरछा के किले की नींव किसने रखी है। तो दोस्तों ओरछा के किले की नींव रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला ने रखी है। लेकिन दोस्तों ओरछा के किले का निर्माण कार्य पूरा किसके शासनकाल में होता है? तो दोस्तों ओरछा के किले का निर्माण कार्य पूरा उसके पुत्र भारती चंद्र बुंदेला के शासनकाल में होता है। ठीक, ऐसे ही दोस्तों रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला ने जो है ओरछा के राजा महल की नींव 16वीं शताब्दी में रखी थी, जो कि आगे भारती चंद्र व मधुकर शाह बुंदेला के शासनकाल में पूर्ण हुआ था। तो आज दोस्तों देख लेते हैं कि
रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला का राज्य जो था कालिंजर से कालपी तक विस्तृत था। इसके पश्चात हम बात करें दोस्तों, रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला ने ओरछा के किले की नींव रखी थी, जिसका कार्य इसके पुत्र भारती चंद्र बुंदेला के कार्यकाल में पूर्ण हुआ। अब दोस्तों यहाँ पर यदि क्वेश्चन आता है कि ओरछा के किले का निर्माण किसने करवाया है, तो किसने करवाया है दोस्तों, रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला ने करवाया है। लेकिन दोस्तों यदि क्वेश्चन आता है कि ओरछा के किले का निर्माण कार्य पूर्ण किसके शासनकाल में हुआ है, तो किसके शासनकाल में हुआ है दोस्तों, भारती चंद्र बुंदेला के शासनकाल में हुआ है। तो दोस्तों ये याद रखना है। चलिए ऐसे ही दोस्तों हम बात करें, ओरछा के राजा महल की नींव रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला ने 16वीं शताब्दी में रखी थी। आगे दोस्तों भारती चंद्र व मधुकर शाह बुंदेला ने इसे पूरा करवाया। और दोस्तों यहाँ पर हमें ये भी याद रखना है कि राजा महल की जो चित्रकला है वह काफ़ी आकर्षक है। ठीक, चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि दिसंबर 1531 ईस्वी में रुद्र प्रताप बुंदेला की मृत्यु हो गई। अब दोस्तों रुद्र प्रताप बुंदेला की मृत्यु के पश्चात अगला शासक कौन बनता है, तो दोस्तों रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला की मृत्यु के पश्चात अगला शासक बनता है भारती चंद्र बुंदेला, जिसका शासनकाल कब से कब तक रहा, तो दोस्तों भारती चंद्र बुंदेला का शासनकाल 1531 से 1554 ईस्वी तक रहा। तो आइए दोस्तों बात करें भारती चंद्र बुंदेला की। तो दोस्तों रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला के पश्चात उसका पुत्र भारती चंद्र बुंदेला जो है 1531 ईस्वी में नया शासक बना। ठीक, इसके पश्चात हम बात करें दोस्तों कि किसके शासनकाल में ओरछा को बुंदेलखंड की पूर्ण रूपेण राजधानी बनने का गौरव प्राप्त हुआ, तो दोस्तों भारती चंद्र बुंदेला के शासनकाल में ही ओरछा को जो है बुंदेलखंड की पूर्ण रूपेण राजधानी बनने का गौरव प्राप्त हुआ। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों हमने रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला के शासनकाल में कहा था कि ओरछा यहाँ पर केवल आंशिक राजधानी है। और दोस्तों पूर्ण रूप से राजधानी बुंदेलखंड की ओरछा किसके शासनकाल में बनी, तो किसके शासनकाल में बनी दोस्तों, भारती चंद्र बुंदेला के शासनकाल में बनी। तो आज दोस्तों देख लेते हैं कि रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला के शासनकाल में उसका पुत्र रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला के पश्चात उसका पुत्र भारती चंद्र बुंदेला 1531 ईस्वी में नया शासक बना। ठीक, इसके पश्चात हम बात करें दोस्तों कि भारती चंद्र बुंदेला के समय ओरछा को बुंदेलखंड की पूर्ण रूपेण राजधानी बनने का गौरव प्राप्त हुआ। ठीक, चलिए हो गया। इसके पश्चात हम बात करें दोस्तों कि भारती चंद्र बुंदेला के शासनकाल में दिल्ली पर किसका शासन था, तो दोस्तों भारती चंद्र बुंदेला के शासनकाल में दिल्ली पर शेर शाह सूरी का शासन हो गया था। शेर शाह सूरी के शासनकाल के पहले दोस्तों हुमायूं का शासन था। तो दोस्तों क्या होता है कि हुमायूं को जब शेर शाह सूरी पच्युत करके दिल्ली का सिंहासन हथियाता है, तो दोस्तों उसने जो है उस समय बुंदेलखंड के टीकमगढ़ के जतारा नामक स्थान पर एक दुर्ग बनवाया। और दोस्तों उसने यह दुर्ग जो है हिंदू राजाओं को दमित करने के उद्देश्य से बनाया था। और दोस्तों इस उद्देश्य से शेर शाह सूरी ने अपने पुत्र सलीम शाह को जो है जतारा के दुर्ग में रखा था। अब दोस्तों क्या होता है कि इसी भारती चंद्र बुंदेला के शासनकाल में कालिंजर के किले पर किसका अधिकार होता है, तो दोस्तों इसी समय कालिंजर के किले पर चंदेल शासक कीरत सिंह का अधिकार होता है। अब दोस्तों क्या होता है कि शेर शाह सूरी से बचने के लिए रीवा के शासक बीरभान सिंह कहाँ पर शरण लेते हैं, तो दोस्तों शेर शाह सूरी से बचने के लिए रीवा के शासक बीरभान सिंह जो है कालिंजर के किले में चंदेल शासक कीरत सिंह के यहाँ पर शरण लेते हैं। अब दोस्तों जब यह बात शेर शाह सूरी को पता चलती है, तो इस स्थिति में शेर शाह सूरी क्या करता है, कालिंजर के किले पर आक्रमण कर देता है। तो दोस्तों जब शेर शाह सूरी कालिंजर के किले पर आक्रमण करता है, तो इस स्थिति में भारती चंद्र बुंदेला किसकी सहायता करता है, तो दोस्तों इस स्थिति में भारती चंद्र बुंदेला जो था वह चंदेल शासक कीरत सिंह की सहायता करता है। ठीक, तो दोस्तों आगे समझ में आइए देख लेते हैं कि इसके शासनकाल में दिल्ली पर शेर शाह सूरी का शासन था। तो दोस्तों हुमायूं को जब शेर शाह सूरी ने पच्युत करके दिल्ली का सिंहासन हथियाया था, तब दोस्तों उसने बुंदेलखंड के जतारा स्थान पर दुर्ग बनवाकर हिंदू राजाओं को दमित करने के उद्देश्य से अपने पुत्र सलीम शाह को रखा था। अब दोस्तों क्या होता है कि इसी समय कालिंजर का किला किसके अधीन था, तो दोस्तों इस समय कालिंजर का किला चंदेल शासक कीरत सिंह के अधिकार में था। तो दोस्तों शेर शाह से बचने के लिए रीवा के शासक बीरभान सिंह कालिंजर के दुर्ग में चंदेल शासक कीरत सिंह के पास आकर छिप गए। जब दोस्तों वे कीरत सिंह के पास कालिंजर के किले में आकर छिप गए, तो दोस्तों बाद में शेर शाह सूरी क्या करता है, तो दोस्तों बाद में जब शेर शाह ने कालिंजर पर आक्रमण किया, तब दोस्तों भारती चंद्र बुंदेला ने यहाँ पर जो है कीरत सिंह की सहायता की थी। तो दोस्तों याद रखना है
कि शेरशाह सूरी ने जब कालिंजर के किले पर आक्रमण किया था तब भारती चंद्र बुंदेला ने किसकी सहायता की थी? तो किसकी सहायता की थी दोस्तों? कीरत सिंह की सहायता की थी। ठीक, चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों भारती चंद्र बुंदेला के प्रमुख कार्य एवं उपलब्धियों की। तो दोस्तों भारती चंद्र बुंदेला के शासनकाल में इस्लाम शाह सूरी ने जो है टीकमगढ़ के जतारा पर आक्रमण कर उसका नाम इस्लामाबाद कर दिया था। लेकिन दोस्तों भारती चंद्र बुंदेला ने इस्लाम शाह से युद्ध किया, इस्लाम शाह सूरी से युद्ध किया और दोस्तों उन्होंने जो है पुनः जतारा को जीता और दोस्तों जतारा को जीतकर उन्होंने उसका नाम इस्लामाबाद से वापस जतारा रख दिया था। ठीक, इसके पश्चात हम बात करें दोस्तों कि भारती चंद्र बुंदेला के शासनकाल में ही 1539 ईस्वी में ओरछा पूर्ण रूप से तैयार हुआ था और दोस्तों इसी वर्ष जो है गढ़कुठार से राजधानी का स्थानांतरण कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था दोस्तों? ओरछा हुआ था। ठीक, इसके पश्चात हम बात करें दोस्तों कि भारती चंद्र बुंदेला के शासनकाल में ही ओरछा के किले का निर्माण कार्य पूरा हुआ था और दोस्तों इस किले का निर्माण कार्य किसने शुरू करवाया था? तो किसने करवाया था दोस्तों? रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला ने करवाया था। तो दोस्तों ये भी याद रखना है हमें। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि भारती चंद्र बुंदेला के शासनकाल में इस्लाम शाह सूरी ने जतारा पर आक्रमण कर उसका नाम इस्लामाबाद कर दिया था, किंतु दोस्तों भारती चंद्र बुंदेला ने पुनः इसे जीतकर इसका नाम वापस परिवर्तित कर जतारा ही रख दिया था। ठीक, चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि ओरछा 1539 ईस्वी में पूर्ण रूप से तैयार हुआ और दोस्तों इसी वर्ष गढ़कुठार से राजधानी का स्थानांतरण कहाँ पर हुआ? तो कहाँ पर हुआ दोस्तों? ओरछा हुआ। ठीक, चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि भारती चंद्र बुंदेला के शासनकाल में ओरछा के किले का निर्माण कार्य पूरा हुआ। इसके पश्चात हम बात करें दोस्तों कि भारती चंद्र बुंदेला की मृत्यु कब और कहाँ पर हो गई? तो दोस्तों 1544 ईस्वी में टीकमगढ़ के निकट भारती चंद्र बुंदेला की मृत्यु हो गई। तो आज दोस्तों देख लेते हैं, यहाँ पर हमने लिख भी दिया है कि 1544 ईस्वी में टीकमगढ़ के निकट भारती चंद्र बुंदेला की मृत्यु हो गई। ठीक, चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों भारती चंद्र बुंदेला के पश्चात कौन शासक बनता है? तो दोस्तों भारती चंद्र बुंदेला के पश्चात मधुकर शाह बुंदेला शासक बनता है, जिसका शासनकाल कब से कब तक रहा? तो दोस्तों मधुकर शाह बुंदेला का शासनकाल 1554 ईस्वी से 1592 ईस्वी के मध्य रहा। तो आज दोस्तों बात करें मधुकर शाह बुंदेला की। तो दोस्तों भारती चंद्र बुंदेला का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो दोस्तों भारती चंद्र बुंदेला का उत्तराधिकारी उसका भाई मधुकर शाह बुंदेला हुआ, जो कि ओरछा की गद्दी पर बैठा। इसके पश्चात हम बात करें दोस्तों कि किसके शासनकाल में मुगल बुंदेला संघर्ष की शुरुआत हो गई थी? तो दोस्तों मधुकर शाह बुंदेला के शासनकाल में ही मुगल बुंदेला संघर्ष की शुरुआत हो गई थी। तो आज दोस्तों देख लेते हैं कि भारती चंद्र बुंदेला का उत्तराधिकारी उसका भाई मधुकर शाह बुंदेला ओरछा की गद्दी पर बैठा। इसके पश्चात हम बात करें दोस्तों कि मधुकर शाह बुंदेला के शासनकाल में मुगल बुंदेला संघर्ष की शुरुआत हो गई थी, या फिर हम कहें दोस्तों कि मधुकर शाह बुंदेला के शासनकाल में ही मुगल बुंदेला संघर्ष शुरू हुआ था। अब दोस्तों यह संघर्ष क्यों शुरू हुआ था? तो दोस्तों क्या होता है कि मधुकर शाह बुंदेला ने ओरछा राज्य के विस्तार हेतु सिरोंज, ग्वालियर, नरवर आदि पर आक्रमण किया, जिसके फलस्वरूप दोस्तों तत्कालीन मुगल बादशाह अकबर से उसे संघर्ष करना पड़ा था। अब दोस्तों इस स्थिति में मुगल बादशाह अकबर क्या करता है? तो दोस्तों इस स्थिति में मुगल बादशाह अकबर ने मधुकर शाह के विरुद्ध गढ़ा के सूबेदार साजिद खां और ग्वालियर के फौजदार आस्करण कछवाह को मधुकर शाह को दंड देने के लिए भेजा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मधुकर शाह बुंदेला ने जो है चतुराई पूर्वक या फिर बोले कूटनीति के द्वारा अकबर से क्षमा याचना की और उसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि मधुकर शाह बुंदेला ने ओरछा राज्य के विस्तार हेतु सिरोंज, ग्वालियर, नरवर आदि पर आक्रमण किया, जिसके फलस्वरूप तत्कालीन मुगल बादशाह अकबर से उसे संघर्ष करना पड़ा था। अब दोस्तों यहाँ पर मुगल बादशाह अकबर ने क्या किया? तो दोस्तों यहाँ पर मुगल बादशाह अकबर ने मधुकर शाह के विरुद्ध गढ़ा के सूबेदार साजिद खां और ग्वालियर के फौजदार आस्करण कछवाह को मधुकर शाह को दंड देने के लिए भेजा, परंतु दोस्तों मधुकर शाह बुंदेला ने कूटनीति के द्वारा अकबर से क्षमा याचना की और उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। अब दोस्तों यहाँ पर उसने अकबर से क्षमा याचना की और उसकी अधीनता भी स्वीकार कर ली, लेकिन यहाँ पर भी मधुकर शाह आगे बाज नहीं आता है। मधुकर शाह बुंदेला के द्वारा बुंदेलखंड के आसपास के क्षेत्रों पर 1574, 1588 एवं 1591 ईस्वी में आक्रमण किए गए, परंतु दोस्तों वह प्रत्येक बार क्या करता था? तो दोस्तों वह प्रत्येक बार मुगल बादशाह के समक्ष क्षमा याचक बनकर अपने राज्य को संरक्षित और सुरक्षित रख लेता था।
तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि मधुकर शाह बुंदेला के द्वारा बुंदेलखंड के आसपास के क्षेत्रों पर 1574, 1588 एवं 1591 ईस्वी के आक्रमण किए गए, परंतु प्रत्येक बार मुगल बादशाह के समक्ष क्षमा याचक बनकर उसने अपने राज्य को संरक्षित और सुरक्षित रखा। चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि माशिर उल उमराह के लेखक साहबाज खान ने मधुकर शाह के बारे में कुछ कहा भी है या कुछ लिखा भी है। तो क्या लिखा है? तो दोस्तों माशिर उल उमराह के लेखक साहबाज खान ने मधुकर शाह के बारे में लिखा है कि वह अपने उपायों, नीति, साहस और वीरता से प्रसिद्धि प्राप्त कर अपने सभी पूर्वजों से आगे बढ़ गया था और कुछ समय बीतने पर इसने आसपास की चारों ओर की बस्तियों पर अधिकार कर लिया था। ऐश्वर्य, सेना और राज्य बढ़ने के साथ उसका अहंकार बढ़ गया और दोस्तों इसने जो है अकबर बादशाह के विरुद्ध विद्रोह भी किया था। इसे दंड देने के लिए जब अकबर ने 2 बार सेनाएं भेजी थी तो दोस्तों कभी यह अधीनता स्वीकार कर लेता था और कभी विद्रोह कर बैठता। तो दोस्तों मधुकर शाह बुंदेला के बारे में है किसने ये शब्द किसने कहे हैं? तो किसने कहे हैं दोस्तों? माशिर उल उमराह के लेखक साहबाज खान ने कहे हैं। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि माशिर उल उमराह के लेखक साहबाज खान ने मधुकर शाह के बारे में लिखा है कि वह अपने उपायों, नीति, साहस और वीरता से प्रसिद्धि प्राप्त कर अपने सभी पूर्वजों से आगे बढ़ गया था। कुछ समय बीतने पर इसने आसपास की चारों ओर की बस्तियों पर अधिकार कर लिया था। ऐश्वर्य, सेना और राज्य बढ़ने के साथ उसका अहंकार बढ़ गया और इसने अकबर बादशाह के विरुद्ध विद्रोह किया। जब इसने विद्रोह किया तो दोस्तों इसे दंड देने के लिए अकबर ने 2 बार सेनाएं भेजी। तो दोस्तों कभी यह अधीनता स्वीकार कर लेता था और कभी विद्रोह कर बैठता था। ठीक, चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि मधुकर शाह बुंदेला का विवाह किससे हुआ था? तो दोस्तों मधुकर शाह बुंदेला का विवाह गणेश कुंवरी से हुआ था। तो दोस्तों गणेश कुंवरी जो थी वे श्री राम की उपासक थीं और दोस्तों मधुकर शाह जो था वह स्वयं श्री कृष्ण का उपासक था। अब दोस्तों इनकी पत्नी गणेश कुंवरी जो थी पैदल यात्रा करके अयोध्या से राजा राम की मूर्ति ओरछा लाती हैं, जिसके पश्चात मधुकर शाह ने जो है ओरछा में राम राजा मंदिर का निर्माण करवाया था। और दोस्तों यह राम राजा मंदिर जो है वह विश्व का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां भगवान श्री राम को राजा के रूप में पूजा जाता है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि मधुकर शाह बुंदेला का विवाह गणेश कुंवरी से हुआ था जो श्री राम की उपासक थीं और मधुकर शाह बुंदेला श्री कृष्ण के उपासक थे। अब दोस्तों इनकी पत्नी गणेश कुंवरी ने पैदल यात्रा कर अयोध्या से राजा राम की मूर्ति ओरछा लाई थी, जिसके बाद मधुकर शाह बुंदेला ने ओरछा में राम राजा मंदिर का निर्माण करवाया। और दोस्तों यह विश्व का एकमात्र मंदिर है जहां भगवान श्री राम को राजा के रूप में पूजा जाता है। ठीक, तो दोस्तों ये याद रखना है हमें कि राम राजा मंदिर कहाँ पर है? तो कहाँ पर है दोस्तों? ओरछा में है। इसका निर्माण किसने करवाया? तो किसने करवाया दोस्तों? मधुकर शाह बुंदेला ने करवाया। और दोस्तों विश्व का ऐसा मंदिर जहाँ भगवान श्री राम को राजा के रूप में पूजा जाता है कौन सा है? तो कौन सा है दोस्तों? राम राजा मंदिर है। और दोस्तों इस राम राजा मंदिर में स्थित मूर्ति को अयोध्या से कौन लाया था? तो कौन लाया था दोस्तों? मधुकर शाह बुंदेला की पत्नी गणेश कुंवरी लाई थी। और कैसे लाई थी दोस्तों? पैदल यात्रा करके लाई थी। ठीक, चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि मधुकर शाह बुंदेला ने ओरछा के चतुर्भुज मंदिर व राजमहल का निर्माण भी करवाया है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है दोस्तों कि मधुकर शाह बुंदेला ने ओरछा में चतुर्भुज मंदिर व राजमहल का निर्माण भी करवाया था। तो दोस्तों ये हो गया मधुकर शाह के बारे में। तो दोस्तों इसके पश्चात जो है नेक्स्ट वीडियो में हम ओरछा रियासत के अन्य शासकों के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों यदि आपको हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमारे वीडियो पर लाइक और कमेंट करना ना भूलें।